खबरें तफसील से। कर्नाटक में हिजाब के लिए तालिबात का एहतजाज हुनूस जारी है। चित्रदुर्ग में सरकारी पीयू कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को कॉलेज के गेट पर रोका गया, जिसके बाद वहां तैनात खवातीन पुलिस एहलकार और तालिबात के बीच बहस हुई। खातून पुलिस एहलकारों ने धक्के देकर तालिबात को बाहर भेजा। पुलिस ने कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का लड़कियों को मशवरा दिया। इधर मटखेरी के जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को वापस भेज दिया गया। हमारे साथ हमारी नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, ये बताए कि इस वक्त का क्या कुछ मामला है, धक्का मुक्की का कुछ मामला पेश आया है? जी देखिए, आज भी जो है हिजाब की हिमायत में हिजाब का मुतालिबा करते हुए कई मकामात पर मुस्लिम तालिबात ने जो है एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं। एक मंजर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चित्रदुर्गा की सरकारी लड़कियों की कॉलेज के बाहर जो है पुलिस अहलकार, खवातीन पुलिस अहलकारों ने जो है हिजाब के मुतालिबे के साथ आने वाली लड़कियों को धक्का देते हुए बाहर भेज दिया है और धक्का मुक्की का ये मामला पेश आया है। लड़कियां कह रही हैं कि उन्हें अपने कॉलेज में जाने दिया जाए, उनके कॉलेज में जाने दिया जाए। अभी तक कोई रुकावट नहीं थी, अब क्यों उन्हें रोका जा रहा है? स्कूल इंतजामिया में इसमें कुछ दखलंदाजी हुई जब इस तरह का वाक़या पेश आया? जी, यहाँ पर कॉलेज की इंतजामिया हो या पुलिस ये कह रही है कि हाई कोर्ट का हुक्मनामा है, हुकूमत से जो ऑर्डर्स हैं उसे नाफिज करना है, लिहाजा किसी भी सूरत में जो है हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो एहतजाज कर रही है मुस्लिम तालिबात, उनका कहना है कि हिजाब उनका हक है, तो वो उसलिए यहाँ पर आई हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि न सिर्फ चित्रदुर्ग बल्कि ये एहतजाज का सिलसिला जो है एक और वाकया मड़केरी में पेश आया है। मड़केरी में यहाँ पर जो है कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब पहनकर आई, क्लासरूम में आई लड़कियों को बाहर भेज दिया। बाहर निकाल कर पुलिस से कहा कि वो इन्हें बाहर लेकर जाएं, इन्हें गिरफ्तार कर लें। कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये बात कही। मड़केरी के जूनियर कॉलेज में ये वाकया पेश आया है। तो इसी तरह हमने देखा कि हासन में लड़कियों ने हिजाब के लिए एहतजाज किया है आज भी, और यादगीर में एहतजाज हुआ है। तो इस तरह ये मामला जो है बरकरार हैं, हिजाब पर तनाज़ा बरकरार है, एहतजाज भी बरकरार है। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया का ये कहना है कि जो हुक्मनामा है वो उसके तहत जो है न वो हिजाब के लिए इजाजत दे रहे हैं, न वो केसरी शाल के लिए इजाजत दे रहे हैं, न वो किसी मजहबी इलामत के साथ क्लासरूम में दाखिल होने की इजाजत दे रहे हैं। आज शिवमोगा में जो है बाकायदा एक फ्लेक्सिस लगाए गए हैं कॉलेजों के बाहर कि वो हिजाब और केसरी शाल के बाहर कोई भी तालिब इल्म दाखिल न हो। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है जारी है और तलबा जो है रोज की तरह आज भी एहतजाज करते हुए हिजाब के लिए तालिबात जो है एहतजाज करते हुए नजर आई। जी रऊफ, हिजाब का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा जारी है। एक मुस्लिम खातून चांदनी नामी गेस्ट लेक्चरर ने टमकूर की जैन पीयू कॉलेज में इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज इंतजामिया ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा था। चांदनी 3 साल से हिजाब पहनकर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही थी। गेस्ट लेक्चरर ने अपने बयान में कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा था कि हिजाब या कोई और मजहबी अलामत का मुजाहरा किए बगैर तदरीसी खिदमात अंजाम दे, इससे मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचेगी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद की मुहिम मालवा नमाड़ के बाद अब महाकौशल में भी पहुंच गई है. इंदौर में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ पहले मुहिम वकीलों के जरिए शुरू की गई थी. इसके बाद इस मुहिम में विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल हो गए. जबलपुर के गमापुर थाने की 3 मसाजिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद के कारकुनान ने न सिर्फ थाने के सामने एहतजाज किया बल्कि मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाए जाने के साथ मसाजिद के दस्तावेज भी जांच करने की मांग की है. हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मेहताब आलम, ये बताएं कि पहले हिजाब को हटाने का मामला और अब मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने का मामला, क्या कुछ है ये पूरा मामला? आयशा, ये गुज़िश्ता महीने मध्य प्रदेश के इंदौर के वकीलों ने तहरीक शुरू की थी. वकील लाउडस्पीकर में जो आजान दी जाती है उससे सूती आलूदगी होती है और इस मामले को लेकर न सिर्फ वहाँ के इंदौर के थानों में मेमोरेंडम दिया गया बल्कि मध्य प्रदेश वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी मेमोरेंडम पेश किया गया था. और ये तहरीक इंदौर से होती हुई निमाड़ खंडवा पहुंची और ये महाकौशल में पहुंच गई है. और अभी तक सिर्फ लाउड स्पीकर की बात की जाती थी कि लाउड स्पीकर से जो आजान होती है उससे लोगों के आराम में खलल पड़ता है, लेकिन अब उसमें एक मुतालबा नया बढ़ गया है कि मसाजिद के दस्तावेज की भी जांच की जाए. और यहाँ पे विश्व हिंद परिषद के सुमित सिंह ठाकुर का जो कहना है, उनका यह कहना है कि जब से मसाजिद यहाँ पर कायम है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो रहा है और जराइम में भी इजाफा हो गया है. और वहाँ पे एसडीएम को जो मेमोरेंडम दिया गया है, तो एसडीएम साहब से अभी जो हमारी बात हुई श्याम नंदन चंदेल, तो उनका कहना है कि मेमोरेंडम में मिला है और अब इसकी जांच की जाएगी, कानून अपना काम करेगा. जी बिल्कुल मेहताब, इससे कबल भी मध्य प्रदेश में इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया था जिसके बाद वहां के जिला इंतजामिया ने इसको सुलझाकर स्पीकर से अजान देने का हुक्म दिया गया था. तो अब इस बार फिर से इस तरह का वाक़या आने का क्या मतलब है, और वो भी इस दौर में जबकि हिजाब का मसला है ही है? देखिए, बात हिजाब की नहीं, बात जॉब की थी जो हिजाब तक पहुंच गई है. लोग ये चाहते थे कि कोविड में जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, हुकूमत की तरफ से उनको जॉब के मौके फराहम किए जाए, लेकिन बात जो है हिजाब तक पहुंच गई. और इसी मध्य प्रदेश में जबकि खुद वजीर आला शिवराज सिंह ने वजीर की सरजनिश की और वजीर तालीम ने इंदर सिंह परमार ने अपने बयान को वापस लिया, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के सतना में, दतिया में और फिर जो है अशोकनगर में हिजाब का मामला आया. स्कूलों के खिलाफ जो है म्यूजियम की खबर के बाद जांच शुरू कर दी गई है. लेकिन जो हिंदू तंजीमें हैं वो अपने मुतालबे पड़ी. उनका कहना है कि जो है लाउड स्पीकर से जो आजान होती है इसकी जो है उसको डेंसिटी को तय किया जाना चाहिए कि कितनी उसमें आवाज में और कितनी देर तक होगा. और बार बार जो आजान होती है उससे लोगों के जो आराम है, जो सुकून है, उसमें खलल पड़ता है. और इस वक्त तो मध्य प्रदेश में एग्जाम का दौर चल रहा है, तो इस तरह की चीजें को बोलने की चाहिए. सुमित ठाकुर जो विश्व हिंद परिषद के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबे को नहीं मानती है तो मस्जिदों से खुद लाउड स्पीकर को उतारने का काम करेंगे. बिल्कुल मेहताब, अब इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी. तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया. 2008 अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के केस में खुसूसी अदालत आज सजा का ऐलान करेगी. गुज़श्ता दिनों खुसूसी जज AR पटेल ने इस केस में 49 अफराद को कसूरवार करार दिया था, जबकि 26 अफराद को बरी कर दिया गया था. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से जायद अफराद हलाक हुए थे, जबकि 200 से जायद जख्मी भी हुए थे. दिल्ली की कड़कड़डोमा अदालत ने उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किए जाने का नोटिस लिया है. अदालत ने इस सिलसिले में जेलों के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है. अदालत ने जवाब मांगा है कि किसके हुक्म पर उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया. अदालत की जानिब से एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजने की हिदायत दी गई है.
हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब अदालत ने जवाब तलब किया है, क्या है पूरी तफसील? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कड़कड़डूमा कोर्ट ने न केवल जवाब तलब किया है बल्कि नाराजगी भी जाहिर की है, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे मामले में पहले ही कोर्ट की तरफ से आदेश स्पष्ट किया जा चुका है और बावजूद इसके जो फिलहाल उमर खालिद है उनको बेड़ियां लगाकर पेश कराया गया। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि अदालत ने ये भी पूछा है, जो पुलिस आयुक्त है यानी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे ये पूछा है कि आखिर ये जांच करवाया जाए और ये पता कराया जाए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है तो वो किस आधार पर उनको जो फिलहाल आरोपी हैं यानी कि उमर खालिद है उनको पेश किया गया है। न केवल उन्होंने पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है बल्कि बिहार अथॉरिटी के जो महानिदेशक हैं उनको भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि इस पूरे मामले को लेकर पहले ही आदेश स्पष्ट किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में हथकड़ी लगाकर उमर खालिद को क्यों पेश किया गया। बहरहाल पूरे मामले में देखना होगा कि संबंधित जो अथॉरिटीज हैं यानी कि बिहार अथॉरिटीज और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्योंकि इस पूरे मामले पर कोर्ट जो कड़कड़डूमा कोर्ट था वो बहुत सख्त था। अब देखना बेहद अहम होगा कि दोनों जो एजेंसियां हैं वो उमर खालिद के मामले में अपना क्या कुछ जवाब आने वाले दिनों में कोर्ट में पेश करती है। बिल्कुल, अब सुशील देखने वाली ये बात होगी कि अब जवाब में क्या कुछ वजाहत पेश की जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हुआ छोर से वक्फे का। बने रहने ज़18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज थाने और रीवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइनें कौम के नाम मौनून करेंगे। वो मुंबई नवाही रेलवे की 2 नवाही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे रेलवे लाइनें कौम को वक्फ करेंगे। थाने और रीवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइनें 620 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। ये लाइनें मुंबई में नवाही ट्रेन के ट्रैफिक के साथ तवील फासले की ट्रेन के ट्रैफिक की मुदाखलत को खातिर ख्वाह कम कर देगी। अनुराग ठाकुर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए सीधा रुख करते हैं। जो भाजपा है उसको 1 या 2 भी सीट नहीं मिलने वाली है, तो जो पंजाब की जनता है वो बिल्कुल वोट दे ही ना उनको। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो कंपटीशन है आपके लिए, इसलिए आप लोग ये सब जो हो रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी देश के कई हिस्सों में चुनाव लड़ने गई और बड़ा शून्य खाता भी नहीं खोल पाई। उनका पुराना एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी जी के भी साथी एक तरह से वो भी पश्चिम बंगाल में उनका खाता भी नहीं खोल पाया। तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कई जगह चुनाव लड़ने जाती लेकिन खाता भी नहीं खोल पाती। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें पंजाब में टारगेट किया जा रहा है। कोई उन्हें काला कहता है, कोई अलगाववादी कहता है। ये इसलिए किया जा रहा है कि उनका समर्थन जो है लोग पंजाब में कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष जो है उनको टारगेट। मैंने बड़े सीधे 3-4 प्रश्न पूछे। पंजाबियत के खिलाफ अरविंद केजरीवाल क्यों? दिल्ली में हर मोहल्ले में 3-3 ठेके खोलने वाले पंजाब को नशा मुक्त करेंगे कैसे? मोहल्ला क्लिनिक में दवा तो मिलती नहीं, हर मोहल्ले में दारू देने का काम शुरू कर दिया है। SC ST की रिजर्वेशन खत्म क्यों करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? जवाब दें। खालिस्तान क्यों बनाकर उसका प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं अरविंद केजरीवाल? इसका जवाब दें। अरविंद एंटी पंजाब, यही परिभाषा, यही मतलब है AAP का। अरविंद एंटी पंजाब, और ये पूरा पंजाब अब जान चुका है कि जिसे पसंद नहीं दिल्ली सरकार का ताज, सपना संजोए खालिस्तान का पहनना चाहे ताज। मंत्री जी, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ मतलब थ्रेट उस पासे और इस करके ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन है उसे ते 11 संकल्प, हर घर द्वार ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ भी रहे। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुरक्षित पंजाब,
हर परिवार तो व्यक्ति ਨੂੰ रोजगार, संपन्न किसान, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕॉरिडोर ਤੋਂ ਲੈ के याद कीजिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हुआ है उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे हमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घरों में जा रहे थे और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के, अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। बताओ जब सिलेंडर दिया था आप लोगों को तब गैस की कीमत क्या थी और आज क्या है? जब डीजल बिक रहा था पहले, आज क्या है? पेट्रोल क्या था, क्या है? ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके भाषण सुने आपने? अगर कोई महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्ना जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने। बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा? और जिस समय बीमारी आई थी हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे, न ये सरकार दवाई दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई, और न सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इन्हें दिला पाए गए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पर इलाज मिल जाता, समय पर दवाई मिल जाती तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, लेकिन इस सरकार ने किसी भी गरीब की मदद नहीं की। और आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कई लोग न जाने कितने दिन चले, चल चल करके अपने घर पहुंचे थे। यही झांसी का बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने उस बॉर्डर को तोड़ करके निकलने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो पैदल पैदल घर पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे अपना। कि दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की तहवील ईडी को मिली। ईडी आज कासकर को मुंबई की खुसूसी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। ईडी आज करेगी दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के पूछताछ। डी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करी है ईडी। आपको ये खबर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ताल्लुक से बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई को तहवील में लिया है। ईडी आज कासकर को मुंबई की खुसूसी पीएमएल कोर्ट में पेश करेगी। हमारे साथ प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस ताल्लुक से पूरी तफसीलात बताइए। देखिए, ऐसा है कि 2 दिन पहले ईडी ने जो है मुंबई के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के और उनके साथियों की जगह पर उन्होंने छापेमारी की थी। इसके साथ साथ इकबाल कासकर जो उनका भाई है उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, और वहां से ऐसे दस्तावेज और ऐसे एविडेंस मिले हैं
जिसे लेकर के उन्होंने थाने कोर्ट में इस बात की दलीलें रखी कि ईडी को अब इकबाल कासकर से पूछताछ करने की जरूरत है। और यही वजह है कि अब ईडी को जो है इकबाल कासकर की रिमांड जो है थाने कोर्ट से मिल चुकी है। बशर्ते पीएमएलए कोड यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस तहत में उन्हें आज सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ईडी उनकी रिमांड लेगी और आगे की जांच पूछताछ जो है ईडी करेगी और जानना चाहेगी कि दाऊद इब्राहिम के कौन से ऐसे ठिकाने थे, कौन से ऐसे जगह थे जिसके बारे में इकबाल कासकर को पता है। इकबाल कासकर क्या वाकई में दाऊद की प्रॉपर्टी को चलाता था, हवाला चलाता था, एक्सटॉर्शन करता था, तमाम चीजें जो है ये अब ईडी जानने की कोशिश करेगी। अब से कुछ समय बाद जो है सेशन कोर्ट जो पीएमएलए एक्ट के अंदर आता है वहां पर दाऊद इब्राहिम के भाई को वहां पेश किया जाएगा, उसके बाद उसकी रिमांड मांगी जाएगी। जी, इससे पहले भी हमने देखा कि ऐसी ही खबर आई थी कि ईडी ने कई मकामात पर छापेमारी की है। अब इसके अलावा कुछ और लोगों की तस्दीक हुई है जहां पे छापेमारी अमल में लाई गई। देखिए, जब एक बार ना ईडी इकबाल कासकर को कोर्ट में जब प्रोड्यूस करेगी तो एक रिमांड कॉपी उनके पास होती है। जब वो कोर्ट में देंगे वहां पर उसमें साफ शब्दों में लिखा होगा किस वजह से इकबाल कासकर की कस्टडी ईडी ने मांगी है। उस रिमांड कॉपी में सारी चीजें का खुलासा होता है, जिसके बाद अदालत जो है उसकी रिमांड देगी ईडी को। तो इकबाल कासकर से पूछताछ की प्रक्रिया आज शुरू होनी है ईडी की तरफ से, और उसके बाद इकबाल कासकर किन नामों का खुलासा करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले इकबाल कासकर को आज ईडी जो है पीएमएलए कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी। रिमांड कॉपी में देखना होगा किन बातों का जिक्र किया जाता है, किन बातों को लेकर के ईडी ने कस्टडी थाने से उसकी मांगी है, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। और देखना ये होगा कि जी प्रशांत, अब पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आएंगी वो अब देखने वाली बात होगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। हिंद यूएई के बीच वर्चुअल सरबराही इजलास आज होगा। वजीर-आजम नरेंद्र मोदी अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद जायद बिन अल नहयान से आज वर्चुअल मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बाहमी अहमियत के हामिल इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। हालिया बरसों में हिंद और मुत्तहिद अरब अमारात के दरमियान सभी शोबों में बाहमी ताल्लुकात काफी मुस्तहकम हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।